नमस्कार, मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ हिमालय दिल्ली से और आज मेरे साथ हैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अनुज गुप्ता। अनुज गुप्ता जी से आज हम बात करेंगे कमर की दर्द, जिसे लोअर पेन भी कहते हैं, लोअर बैक पेन भी कहते हैं, उसके इलाज, उपचार, बचाव के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अनुज गुप्ता जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोअर पेन, जिसे हम कमर दर्द के भी नाम से जनरली कहते हैं, ये दोनों एक ही है या अलग? लो बैक पेन या इसलिए भाग का कमर दर्द एक ही चीज़ होते हैं और दोनों के जब आप किसी की आदमी की एक्टिविटी लिमिट होने लगे, जैसे कि बिस्तर से उठना, ज़्यादा देर तक बैठ रहना या खड़े रहना, उसको और निचले भाग में दर्द होता है, उसको लो बैक पेन। तो यानी कि लोअर बैक पेन या फिर कमर दर्द दोनों एक ही। सर, इसका लक्षण क्या है? हम किस स्टेज में समझेंगे कि हमें लो बैक पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है? जब आपकी एक्टिविटी कोई जैसे दिन में कोई ब्रश कर रहा है, उसमें खड़े होने में दिक्कत हो रही है, जैसे आदमी की एक्टिविटी लिमिट होने लगती है, कमर में दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि काफ़ी देर तक बैठ पाना या काफ़ी देर तक लेट नहीं पाना और खड़े रहना दिक्कत होने लगती है, चलने में दिक्कत होती है, तब वो डॉक्टर के लिए ज़रूरी होता है उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अभी आपने कहा कि बहुत देर तक, तो बहुत देर यानी कभी-कभी हम अपने आप को एक-एक घंटे में भी तुलना करने लगते हैं, तो वो देर, वो समय, टाइम लिमिट क्या होना चाहिए? ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे सीवियर अगर लो बैक पेन हो या 6 हफ्ते तक नहीं रिजॉल्व कर रहा हो, 6 हफ्ते तक उसमें कोई फ़ायदा ना दिख रहा हो या बढ़ रहा हो या इसके साथ-साथ कुछ उम्र के मापदंड है, 20 साल से कम उम्र और 55 साल से ज़्यादा उम्र में अगर लो बैक पेन होता है तो उसमें डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। सर, अभी आपने बात की 55 साल से ज़्यादा है जो भी चीज़, लेकिन इस समय जनरली देखा जा रहा है कि ये कम उम्र के लोग, बच्चों में खासतौर से ये बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, या फिर टीनएजर्स हुए, ऑफिस वर्कर्स, इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। तो 55 तो ठीक है, लेकिन इनको कैसे समझ में आएगी बातें? देखिए, ये आजकल इसमें बच्चों में और बुजुर्गों में तो विटामिन डी डेफिशिएंसी या कैल्शियम डेफिशिएंसी से ये एक्सप्लेन होता है, मगर ऑफिस गोअर्स की फॉल्टी टेक्निक अंदर वातावरण में रहते हैं, सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता है, तो इस वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ये काफ़ी देखा गया है कि लोग आते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एट एवरी एज ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो सर, जैसे लेकिन बच्चे तो खेलते हैं, बाहर जाते हैं, उनको तो जनरली विटामिन डी की दिक्कत नहीं होती है, और जो यूथ्स हो रहे हैं, जो नियर अबाउट 20 टू 30 के बीच में, उनमें भी बहुत तेजी से ये सारी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। देखिए, 2 चीज़ें अलग-अलग हैं। जैसे बच्चों में सन एक्सपोज़र का जो टाइम दिया है, जो मापदंड है, वो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक और 30% ऑफ द बॉडी शुड बी एक्सपोज्ड। 10 बजे से 3 बजे तक समर सन इंडिया में कोई नहीं झेल पाएगा, तो इसलिए सन एक्सपोज़र इस वजह से भी नहीं हो पा रहा है बच्चों में। जैसे आपने अभी कहा ऑफिस गोअर्स, जो बड़े लोग हैं, उनमें चीज़ें अगर हम ये समझें कि ओवर टाइम जैसे-जैसे हम लोग मॉडर्न होते चले गए हैं, हम लोग तुलना करने लगे हैं अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट से या यूरोपियन काउंटर पार्ट से। हम लोग मॉडर्न तो हो गए हैं, मगर कुछ चीज़ें हमारे सोसाइटी में बहुत गलत होने लगी हैं। जैसे कि जब मैं छोटा था तो गेहूँ धुलता था, उसको मैं साइकिल पे उस पे बांध के ले जाता था ऑफिस वाले आप सबके यहाँ आशीर्वाद का पैकेट या किसी ब्रांड का पैकेट आ रहा है। तो जो कुछ भी हम लोग ले रहे हैं आज के तारीख में, उसमें बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन टू दी एक्सटेंट, आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले कोका कोला जैसी कंपनी ने यूरिया का मात्रा बियॉन्ड परमिसिबल नहीं थी, मगर कोका कोला इतनी बड़ी कंपनी है कि उसका जीडीपी 5-6 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बराबर है, तो वो मीडिया से हट गया। वैसे ही अगर देखा जाए तो हमारे देश की जनता पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उनको फीड करने के लिए हम लोग को हाइब्रिड सीड्स हो जाना पड़ा। हाइब्रिड सीड्स अब उतना पौष्टिक आहार नहीं दे पाते। चौथी चीज़, जब मैं छोटा था तो शायद 3 ही मीडियम ऑफ ऑयल हुआ करते थे, एक डालडा, अच्छा घी और तेल, सरसों का तेल। आज की तारीख में मार्केट में इतने सारे ब्रांड हैं, और कल ही मैं पढ़ रहा था कि रिफाइंड ऑयल से
हार्ट को ज़्यादा नुकसान होता है। तो जो जो चीज़ें हमारे मॉडर्न होने पे हम लोग यूज़ करने लगे हैं, जैसे आप उस तौर पे देखिए, पहले हमारे यहाँ दही का लस्सी बनती थी, अब सब लोग टेट्रा पैक में आलू को पीते हैं। जूसेस घर में बनते थे, अब वो टेट्रा पैक में आने लगे। ये सब प्रिजर्वेटिव लेटेड है, इन सब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बॉडी में जाके हार्म करती हैं, जैसे कि ये यूरिक एसिड बना। सर, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो लोअर बैक पेन हो रही है इसमें हमारी दिनचर्या या खान पान में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है? उसके साथ साथ क्योंकि हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देते हैं, उसकी वजह से भी आया है। और कुछ हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम लोग को करने पड़ेंगे, जो कि पहले अमूमन लोगों की क्रिया में रहते थे, उसके ना होने की वजह से लोग बैक पेन की चीज़ें बढ़ी। तो ये जो वास्तविकता तो ये है कि हमारी दिनचर्या इस समय थोड़ी उतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे दिनचर्या हो? जैसे सबसे अच्छी जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, खान पान में हम सुधार नहीं कर सकते क्योंकि हमको इसी सोसाइटी में रहना है, यही सब खाना पीना है। सुधार हम कर सकते हैं जैसे कि पानी की मात्रा बढ़ाना। शरीर में कोई भी गलत चीज़ जा रही है, जैसे बोलते हैं सोल्यूशन टू पोल्यूशन इज डाइल्यूशन। अगर हम ज़्यादा मात्रा में पानी पिएंगे तो वो शरीर से बाहर निकलेगा और उससे हम लोग उस चीज़ से स्थिति से बच सकते हैं। और जैसे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, या हाँ, जैसे सुधार के बारे में ही बात कर रहे थे हम। सुधार में जैसे बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड को हम लोग कम लें, घर की बनी चीज़ों पर ज़्यादा सेवन करें, पानी की मात्रा बढ़ाएं, विटामिन डी और कैल्शियम युक्त चीज़ें का सेवन ज़्यादा करें। और साथ ही साथ ये देखना है कि हमको कुछ ना कुछ अपनी दिनचर्या में एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी या कुछ कसरत जरूर इंक्लूड करनी चाहिए। तो सर, आप बोल रहे स्पोर्टिंग कल्चर को अपनी लाइफ में लाने के लिए प्रॉब्लम जो आज कॉलेज गोइंग बच्चे हो या स्कूल्स के बच्चे हो, उनके सिर पे इतना ज़्यादा, जो कॉलेज गोइंग है उनके ऊपर करियर का बर्डन है, जो कॉलेज गोइंग है, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके पीठ पे बैग का इतना बर्डन है, उनको तो टाइम ही नहीं मिल पाता खेलने के लिए। हिमानी तो को सुना होगा, पहले बहुत बचपन में हम लोग को ये बताया जाता था, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ये कारण भी आज हम लोग को परफॉर्मेंस बेस्ड हो गए हैं। हम लोग जरा सा भी ये नहीं सोचते हैं, अगर हम खेल कूद के 1 घंटा अपना कोई एक्टिविटी करके आएंगे तो शायद हमारा पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा और हम उस चीज़ को मास्टरली अप्रोच से ज़्यादा अच्छा समझ तो पाएंगे। सर, क्या आप इस बात को सही कहेंगे, जो हमारे खेल मिनिस्टर जब खेलो इंडिया का गेम शुरू हुआ था तो उन्होंने, जब उस समय राज्यवर्धन सिंह राठौर थे, उन्होंने कहा था खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। तो क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? ये एकदम सही है। इससे कुछ एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं शरीर में, ब्रेन में, और इससे बहुत सी स्थितियाँ में सुधार आता है बच्चों के दिमाग में कि वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे आगे चलकर। सर, आपने अभी एक्सरसाइजेस की बात, तो लोअर बैक पेन को क्योर करने के लिए एक्सरसाइजेस कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, अब ऑर्थोपेडिक्स में जब मैं एमएस कर रहा था तो ये हम लोग को सिखाया गया था, लाइफ इज मोबिलिटी, मोबिलिटी इज लाइफ। तो इसको अगर हम समझें लो बैक पेन के संदर्भ में, तो ये कहते हैं कि हर 10 आदमी में से 8 आदमी को कभी ना कभी लो बैक पेन के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बहुत ही कम मात्रा के ऐसे पेशेंट होंगे जिनमें एक्सरे या आगे उपचार की जरूरत है। ज़्यादातर पेशेंट्स में अगर हम मूवमेंट जो कि हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं लो बैक पेन की वजह से, अगर मूवमेंट ही करते रहेंगे तो काफ़ी कुछ चलना फिरना जिसको कहते हैं आमतौर पर, तभी भी बैक पेन लिमिट होता है। दिस इज अ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज फॉर द लो बैक। चलना फिरना या घूमना इज अ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज फॉर द लो बैक। तो सर, क्या ये जो हमारी कमर दर्द है, जैसे लोअर बैक पेन, ठीक है, ये क्या जेंडर सेंट्रिक भी होती है? क्योंकि जनरली लड़कियों औरतों में देखा जाता है, खासतौर से जो स्त्रियां होती है जो वृद्ध होने को होती है, उनको कमर दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा होती है कंपेरिजन में। तो क्या आप सही कह रहे हैं, इसमें औरतों में ये मात्रा ज़्यादा होती है। बहुत से पेशेंट्स ऐसे देखे गए हैं औरतों में जिनमें लो बैक पेन 40-45 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। इसमें हार्मोनल इश्यूज हैं। दूसरा, उनका लंबर स्पाइन, जो ये वाला पोर्शन है लंबर स्पाइन, जो वो रिस्ट्रिक्टेड है।
रिस्ट्रिक्शन होता है, इसकी वजह से उसमें दर्द ज़्यादा होता है। तीसरी बात पीरियड के इश्यूज होते हैं उनको, पीरियड पेन बोलते हैं उनको, और उनकी प्रोफाइल की वजह से। देखिए ये समझना पड़ेगा, इस पोर्शन के ऊपर आपका धड़ है और इस पोर्शन के नीचे आपका पेल्विस, यहाँ पे हिप जॉइंट आता है। ये वाला पोर्शन पूरे बॉडी का, इस पूरे बॉडी का वेट ले रहा है। जब आप उम्र दराज होने लगते हैं, आपका पेट थोड़ा बढ़ जाता है, निकल आता है, या आप दो बच्चे पैदा करके आपका फ्लैबी हो जाता है, मसल फ्लैबी हो जाती है, तो उस वक्त जितना भी लोड आपके एब्डोमिनल मसल ले रहे होते हैं वो सारा की सारा स्पाइन पे शिफ्ट होता है, क्योंकि ये लूज हो जाती है आगे की एब्डोमिनल मसल। सारा स्पाइन के ऊपर लोड चले जाने की वजह से यहाँ पे लोड बैक पे बढ़ जाती है। सर, तो आप औरतों की बात और जो जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है उनकी बात है, लेकिन जनरली क्योंकि अभी मैं ऐसे उम्र से गुजर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है जब पीरियड्स फेज आते हैं तो गर्ल्स को काफ़ी ज़्यादा, तो फीमेल जो जिनकी उम्र उस तरह की हो गई या फिर जिनके बच्चे हो गए उनकी तो सही, लेकिन लड़कियों को ये प्रॉब्लम क्यों होती है? काफ़ी ज़्यादा, कई लड़कियों को तो इतना ज़्यादा कमर दर्द होता है कि वो 2-2 दिन तक बेड पे ही पड़ी रह जाती है। ये हार्मोनल होता है, यूट्रस के डिस्पोजिशन, कैसा यूट्रस डिस्पोज है उससे होता है, या इन्फेक्शन होने, 3 कारण हो सकते हैं इसके बैक पेन के। तो ये तो एक जच्चा बच्चा के डॉक्टर के पास जाकर उसकी सलाह लेंगे। तो सर हमें किस कंडीशन, किस सिचुएशन या फिर कौन सा ऐसा स्टेज आ जाए जब हमें लगता है कि नहीं अब डॉक्टर के पास जाना ही है? देखिए ये कहा गया है अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा का कमर लोअर बैक पेन हो तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। दूसरी कंडीशन ऐसी है, दूसरी कंडीशन जो है उसमें अगर ये बैक पेन आपका बढ़ रहा हो या 6 हफ्ते से ज़्यादा हो गया हो, या उसके साथ कुछ और चीज़ें बढ़ रही हो, जैसे पैर में दर्द है, तब आपको डॉक्टर की सलाह लें। आप बोल रहे हैं कि 6 सप्ताह, जनरली जिस इन्वायरमेंट से हम लोग बिलोंग करते हैं, जैसे सोसाइटी से, 6 सप्ताह का दर्द तो हमारे लिए जनरल होता है। हम लोग तो 2-2 साल तक दर्द बर्दाश्त करने वाले लोगों को देखते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या करेंगे जो कि अपनी लापरवाही से अपनी बीमारी बढ़ाते हैं? अगर आप खुद थोड़ा सा आत्ममंथन कराने की ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको बैक पेन काफ़ी दिन से था और आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, आपने उसको अवॉइड किया, उसको निगलेक्ट किया, तो उसको ज़रूर आप दोबारा आत्ममंथन करें। उसको अगर लगता है आपको कि डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है तो डॉक्टर की सलाह लेने सर, आप फिजियोथेरेपी के बारे में क्या करें? क्योंकि लोअर बैक पेन होता है तो जनरली डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं या तो बेल्ट यूज़ करो या फिजियोथेरेपी। कुछ लोगों को सिर्फ फिजियोथेरेपी का बताया जाता है, रिकमेंड किया जाता है, कुछ को सिर्फ बेल्ट्स। तो आप क्या करें? देखिए ब्रेस और बेल्ट एक लो बैक पेन में अच्छी चीज़ है, मगर बहुत ही सीमित समय के लिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर ज़्यादातर तक जनरली होता क्या है, जिसको बेल्ट मिल जाती है या जो आदमी बेल्ट का सेवन करना शुरू कर देता है उसको साइकोलॉजिकली बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर फिजिकल बेनिफिट दर्द से भी आराम मिलता है और साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी बहुत मिलता है, उसके बाद वो उसका आगे हो जाता है। ऐसी स्थिति में आगे चल के उसमें एक लेजी मसल सिंड्रोम होता है, जिसकी वजह से वहाँ की मांसपेशियाँ ढीली होने लगती हैं। वो आपके स्पाइन के, लोअर बैक के, लंबर रीजन में खराब है। जहाँ तक फिजियोथेरेपी के सवाल है, फिजियोथेरेपी एक बहुत ही अच्छा मेथड है। ये सब यूट्यूब पे और सारे चैनल्स पे ये उपलब्ध है। आज के ज़माने में किस तरीके की कसरत करनी चाहिए, अगर वो सीख के घर पर खुद किया जाए तो मेरा अनुमान ये है कि करीब 80% पेशेंट्स को कोई आदत नहीं है। सर, जो लोग, क्योंकि आजकल बहुत भाग-दौड़ वाली दुनिया हो गई है, बाइक यूज़र काफ़ी ज़्यादा है, अब जनरली सब देखा जाता है कि जो बाइक यूज़र्स हैं उनमें, या फिर जो लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या सीढ़ियों से गिर जाते हैं, L3 L4 की काफ़ी ज़्यादा मांग होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए L3 L4 वाले? और L3 L4 का जो पेन होता है कंपेयर विद अदर मानना जाता है कि ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों? ये L3 to L5 का सेगमेंट, S1 का सेगमेंट में मानूंगा, वो इसलिए ज़्यादा पेन होता है, दिस इज द मोस्ट मोबाइल सेगमेंट ऑफ द बॉडी
और मोबाइल सेगमेंट ऑफ द बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी सेगमेंट पे आता है। तो यहाँ पे पेन होना फॉर पीपल हु आर, जैसे आप मोटरसाइकिल सवार लोगों के लिए बोल रही हैं, या और भी किसी कंडीशन में लंबर पेन का इसलिए बढ़ता है, जो अभी मैंने बताया कि ये लोड बेयरिंग सेक्शन ऑफ द बॉडी है, सारा लोड इसी पे शिफ्टेड है। दूसरा, हम लोग अपने पॉस्चर को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं। तीसरा, इसमें एक्सरसाइज का लिमिटेशन है, हमारी ज़िंदगी में लोअर बैक के लिए हम कोई एक्सरसाइज सोचते भी नहीं है। चौथा, खान पान में सुधार। और पांचवा, अगर हम लोग को लॉन्ग राइड पे जाना है या मोटरसाइकिल ही चलाना है, तो हम लोग को ये देखना होगा कि हम लोग ऊपर खाबू जमीन पे ना जाए, जब तक धचके ना लगे और कंफर्टेबल रहे। सो एक चीज जो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि क्या जब हमें लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम हो तो हमें ऑर्थोपेडिक के यहाँ ही सिर्फ आना चाहिए, जिसको हम जनरली एलोपैथिक डॉक्टर कह देते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, या फिर कोई और डॉक्टर से भी कंसल्ट किया जा सकता है, या घरेलू नुस्खों से भी ठीक किया जा सकता है? इसमें ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा बात करने, मगर हाँ, मैं तो बायस्ड रहूँगा, मैं बोलूँगा कि ऑर्थोपेडिक के पास ही आना चाहिए। मगर मैं अपने अनुभव से जानता हूँ, चाहे वो होम्योपैथिक के पास जाए, चाहे आयुर्वेदिक के पास जाए, अगर डॉक्टर ने अच्छा असेसमेंट किया है पेशेंट का, अच्छी तरीके से उसकी हिस्ट्री ली है, तो कोई भी पैथी हो उसका इलाज उसको करना है। भले ही आपने बोला कि मैं बायस्ड हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अनबायस्डनेस दिखाई है, तो इसलिए थोड़ी एक और अच्छी क्वेश्चन में पूछिए। अभी भारत सरकार ने अपने आयुष विभाग को ये दे दिया है, उसके तहत एक छूट मिल गई है आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी सर्जरी, और आप सर्जन हैं, तो इससे मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूँगी कि ये इससे आप क्या सहमत हैं या असहमत कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी सर्जरी का अब छूट है, वो भी अब कर सकते हैं? हिमालय, देखो ऐसा है कि मैं अपने अनुभव से इसको एकदम गलत और डिसीजन मानता हूँ। मेरा अनुभव ये कहता है कि 5 साल की पढ़ाई MBBS करने के बाद, जो कि एलोपैथी में होती है, सबसे पहले आप इस लायक होते हैं कि आप सर्जरी क्या चीज़ होती है वो समझें। एक 3 महीना लगता है उस एक पर्टिकुलर एक सर्जरी को समझने में, उसमें आपको कार्यकुशलता पानी है। उसके बाद 3 साल MS में आपको उसके बारे में ये समझ में आता है when to do it, और उसके आगे 30 साल बाद तक आपको ये समझ में आता है कि when not to do it। तो किसी भी अन्य शैली में, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, जब तक आदमी पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, जब तक उसको ये नहीं समझ में आएगा कि शैल चिकित्सा क्या है, उसको ये नहीं समझ में आएगा कि शैल चिकित्सा कब करनी है, और ये सबसे ज़्यादा जरूरी बात है कि उसको ये नहीं समझ में आएगा। सरकार तो ये बात कह रही है कि हम ट्रेन करेंगे, उसके बाद ही सर्जरी में छूट। ट्रेनिंग का पीरियड इतना लिमिटेड होगा हिमानी कि जो चीज़ हम लोग ने 20 साल में समझी है, वो किसी भी आदमी को 1-2 साल की ट्रेनिंग में नहीं समझेगा। सर, मैं सुश्रुत के बारे में कहना चाहूँगी। उन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, और ना सिर्फ इंडिया, वर्ल्ड वाइड उन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। और जब सुश्रुत संहिता हम देखते हैं तो उसमें 850 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स मिली हैं जो जिनसे ऑपरेशन होते हैं या सर्जरीज होती हैं, और 550 प्रकार के उन्होंने बीमारियाँ बताई हैं, जितना अभी तक कंपाइल किया जा सकता है। तो फादर ऑफ सर्जरी वो आयुर्वेदाचार्य थे, और आप उनके बताए हुए चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, ये कितना रेलिवेंट है, दूसरे से कितना? नहीं, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा हूँ। एवरी पैथी डेवलप्स ओवर टाइम। आज के ज़माने में और आज से 200 साल पुराने ज़माने में बहुत अंतर आ चुका है। शल्य क्रिया इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, उसके साथ एनेस्थीसिया की ज़रूरत है। ये सब विधियाँ ना एलोपैथी के अलावा ना आयुर्वेद में प्रेजेंट है, ना होम्योपैथी में प्रेजेंट है। अगर वो शल्य क्रिया करेंगे तो वो एलोपैथिक विधि से ही करेंगे। किसी डिफरेंट ब्रांच के आदमी को कोई दूसरी डिफरेंट ब्रांच में ट्रेन कर पाना, इसका टाइम पीरियड 5 साल मिनिमम होता है। 3 महीने, 6 महीने, साल भर में ट्रेन करके उसको शल्य चिकित्सक बना देना, ये इम्पॉसिबल लगता है। सुश्रुत जी ने शुरू से शल्य चिकित्सा प्रैक्टिस की, उन्होंने उसको डेवलप किया,
उन्होंने उसको प्रैक्टिस किया, और वो ज़माना और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजकल इतनी एडवांस सर्जरीज हो रही हैं, उसमें आपको एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, उसमें आपको टूल्स की ज़रूरत है, जो अभी तक होम्योपैथी और यूनानी में नहीं की जाती। हाँ, अगर शुरू से उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाए तो शायद 8 से 10 साल बाद सीन चेंज हो सकता है, या इस ऑर्डर का रेलेवेंस। सर एक शब्द है ना, वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। सर आप क्या, क्योंकि आप एक ऑर्थोपैडिक के साथ साथ सर्जन हैं, तो आप लोअर बैक पेन के जो पेशेंट्स, उनको क्या सलाह दें? कैसे वो बचें, कैसे अपने को ठीक रखें, और अगर उन्हें ये बीमारी हो भी गई तो अपने आप को, क्योंकि वो काफ़ी समस्याएं होने लगती हैं ऐसे पेशेंट्स को, कुछ भी वो छुप नहीं सकते, वजन नहीं उठा सकते, सीढ़ियाँ उन्हें अवॉइड करनी होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, मैंने जो अमूमन देखा है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि गर्म सिकाई या ठंडी सिकाई ये बहुत कारगर होती है लो बैक पेन में। शुरू में अगर बैक पेन हो, घर में घरेलू उपचार में लो बैक पेन में ठंडी सिकाई या गर्म सिकाई में ज़्यादा तो सिकाई कह रहे हैं, तो सिकाइयों में भी एक मेडिकल टर्म में सिकाई होती है जो आप जनरली फिजियोथेरेपी के समय पेशेंट्स को देते होंगे, और एक शिकाई होती है जो डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं हॉट पैड करके, या फिर कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि पानी को गर्म कर लो, उसको एक बॉटल में डाल दो, उसे रोल करके शिकाई करो। तो कौन सी शिकाई को आप चाहते हैं? घर पे तो सिर्फ जो बॉटल वाली सिकाई है वही पॉसिबल है। हम लोग जो फिजियोथेरेपी के यहाँ थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या डॉक्टर सलाह देते हैं, वो शॉर्ट वेव बैक करने के लिए बोलता है, मगर वो बहुत सीवियर पेन की स्थिति में। क्या पूछ रहे थे? घर में शिकाई है बॉटल की। एक भ्रांति है हमारे दिमाग में कि कोई भी ऑइंटमेंट हो, चाहे वो वॉलनी हो या फास्ट रिलीफ हो, मलिए और काम पे चलिए, ऐसा एडवर्टाइजमेंट भी हम देखते हैं। मालिश का रोल हमारी एलोपैथिक मेडिसिन में एक सिरे से नकारा है। मालिश नहीं करना होता है। अगर हम मालिश को रोक पाए, अपनी पेशेंट की जनता को ये बता पाए, एडुकेट कर पाए कि मालिश नहीं करनी होती है, चाहे वो तेल हो, चाहे कोई मरहम हो, चाहे वो किसी तरीके का ऑयल हो, उससे नहीं करनी है, बल्कि हल्के हाथ से लगाना है और गर्म सिकाई करनी है। क्या आप स्प्रे को ज़्यादा प्रेफर करेंगे? कि स्प्रे करें? कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो ऑइंटमेंट के रूप में हो, चाहे जेल के रूप में हो, चाहे वो स्प्रे के रूप में हो, उसको उस जगह पे बहुत हल्के हाथ से लगाना है, मालिश नहीं करनी है। मालिश से नुकसान ज़्यादा होता है, फायदा कम होता है। सर आप हमारे शो में आए, हमें समय दिए, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अनुज गुप्ता, जिन्होंने हमें बताया लोअर बैक पेन के बारे में, कब हमें डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसके क्योर के बारे में, और हम क्या क्या सावधानियां ले सकते हैं। इसी तरह की और भी चिकित्सक जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए